हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक से, जो है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। और एक और टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर मैंडेट। क्योंकि इसमें ब्रिक्स की बात हो रही है तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की जितने मेंबर कंट्रीज हैं और इनका जो विजन है और किस तरीके से वो डिससेटिस्फाइड हैं वेस्ट इंस्टीट्यूशन से, और इस वजह से वो ब्रिक्स को फर्दर यूनाइट कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या बता रहे हैं ये ब्रिक मेंबर्स। तो इसके अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। 24 अगस्त को 15th ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग, और 5 मेंबर ग्रुपिंग ब्रिक्स में हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने इनवाइट किया था 6 न्यू मेंबर्स, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड इजिप्ट एंड इथियोपिया फ्रॉम अफ्रीका एंड अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि 40 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि उन्हें ब्रिक्स मेंबरशिप मिल जाए। 22 ने ऑफिशियली सबमिट किया है फॉर्मल एप्लीकेशन। 2009 से देखें तो ब्रिक्स एनुअली मिलते हैं समिट लेवल पर और इसे बैक करते हैं बहुत सारे मिनिस्टीरियल और एक्सपर्ट कॉन्क्लेव। ब्रिक्स में 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट असिस्टेंस, और दूसरा है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये सपोर्ट करेगा कंट्रीज को जब वो फेस करेंगे शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, शॉर्ट्स में आप देख लीजिएगा। न्यू बैंक डेवलपमेंट ऑलरेडी फाइनेंस कर रहा है 96 प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू है $33 बिलियन। ब्रिक्स मेंबर यूनाइट क्यों किए? क्योंकि उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं था वेस्ट डोमिनेटेड जितनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थी जो इमर्ज हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो बॉडीज हैं, स्पेशली बात करें अगर सिक्योरिटी काउंसिल की और रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जोहान्सबर्ग में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डिस्क्राइब किया ब्रिक्स कंट्रीज को यस्टरडेज वर्ल्ड कहकर, और US जितने भी वेस्टर्न अलायंसेज हैं उनको लीड करता है दोनों ही लेवल पर अगर बात आती है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एरियाज की। ब्रिक्स चैलेंज कर रहा है वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर को। ब्रिक्स मेंबर चाह रहे हैं कि वो आपस में कोऑपरेशन बढ़ाएं और कंट्री लेवल के इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व करें और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रोल। और ये काफ़ी रॉबस्ट होगा और वाइड रेंजिंग रिफॉर्म चाह रहे हैं ये, ताकि अपने प्रेजेंस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इमर्जिंग इकोनॉमीज को वो एकोमोडेट कर पाए। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन अपने मेंबर से एक्सर्ट कर रहा है, चाह रहा है कि वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उनकी बीच हो जाए और वो अचीव कर पाए एक मोर रिप्रेजेंटेटिव और फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर। और रिसेंट में जिस तरीके से एक्सपेंशन की बात हो रही है ब्रिक्स मेंबरशिप की, तो इस तरीके से शेप करेगा एक ग्रुपिंग जहां पर ग्लोबल परसेप्शन, इंटरेस्ट कलेक्टिवली प्रोवाइड होंगे और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पर वो बढ़ेगा और ब्रिक मेंबर्स कंट्रीज जो हैं वो भी बढ़ेंगे। अगर ब्रिक्स एक्सपेंशन होता है तो ब्रिक्स 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर करेगा और शेयर ऑफ ग्लोबल GDP 3.5% इन PPP टर्म्स बढ़कर 37% हो जाएगी। PPP टर्म्स अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट्स में, परचेजिंग पावर पेरिटी को कहते हैं और इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। ये फार अहेड होगा GDP ऑफ 30.7% जो G7 मेंबर्स की है, जिसमें स्पेशली G7 मेंबर्स में स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज हैं। अगर ब्रिक्स के 5 कोर मेंबर्स की बात करें तो उसका शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में 23% है और 19% ग्लोबल इंपोर्ट में। नए मेंबर्स के आने के बाद ये फिगर 3.7 और 3% रिस्पेक्टिवली बढ़ जाएगा। इसका मेजर इम्पैक्ट एनर्जी सेक्टर पे होगा। अगर ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन की बात करें, ऑलमोस्ट 90 मिलियन बैरल्स पर डे
2022 में प्रोड्यूस हुआ है। और इसके पहले 5 ब्रिक मेंबर 20% ग्लोबल आउटपुट प्रोवाइड करते थे और ये बढ़कर 42% हो जाएगा। न्यू ब्रिक्स मेंबर अगर आते हैं तो उनका जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू होगी ग्रुपिंग में। वेस्ट एशिया का पहले से अच्छा रिलेशन है ब्रिक्स मेंबर्स के साथ। 35% सऊदी ऑयल प्रोडक्शन चाइना और इंडिया को जाता है। रशिया ऑलरेडी मेजर ऑयल सप्लायर है, चाइना और इंडिया को सप्लाई करता है। अब ब्राजील को एज ए मार्केट देख रहे हैं। यूएस के इतने सारे सैंक्शंस लगाने के बाद भी ईरान ने अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता रहा। पहले 4 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस करता था ट्रम्प पीरियड में, और आज अगस्त का अगर डेटा देखें तो 2.2 मिलियन बैरल पर डे। और ज्यादातर ऑयल ये चाइना को जाता है। इजिप्ट और इथोपिया की बात करें तो इसका प्रेजेंस काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के और रेड सी के। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है लैटिन अमेरिका की। अगर हम इशू को ना देखें जो ब्रिक समिट पे हुए थे या किसी और मीटिंग में, वेस्टर्न कमेंटेटर्स लगातार बुरी ही बात कह रहे हैं इस ग्रुपिंग को लेकर और कह रहे हैं कि कोई इनका शेयर्ड विजन नहीं है मेंबर कंट्रीज का, सिर्फ ये एक टॉक शॉप की तरह आते हैं, बात करते हैं और इसका कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं है, ये बेकार के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ब्रिक्स लीडर पिछले 15 साल से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और हर बार वो ओवरकम कर रहे हैं जो इनके आपस के इंटरनल डिविजन्स हैं और कंपटीशन है, और एक कॉन्सेंशुअल डेक्लेरेशन देते हैं हर मीटिंग में। ओवर द इयर्स की बात करें तो डेक्लेरेशन बढ़ता जा रहा है। फोकस कर रहे हैं वो उन एरियाज में जो हो सकता है, डिलीवरेबल है, और काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। अगर जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन की बात करें तो बहुत सारे पैराग्राफ में वाइड रेंजिंग रिफॉर्म की बात की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और डॉक्यूमेंट फोकस किया है इंट्रा ब्रिक कोऑपरेशन, मतलब ब्रिक मेंबर कंट्रीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करें और उनका आउटरीच हो, वो पहुंच सके डेवलपिंग कंट्रीज तक। मेंबर्स अग्रीड हैं कि वो एनकरेज करेंगे यूज ऑफ लोकल करेंसीज। अगर बात आएगी इंटरनल ट्रेड की, आपस में अगर ये ट्रेड करेंगे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे बिटवीन ब्रिक्स एंड अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स, क्योंकि काफी यूएस डॉलर काफी डोमिनेट कर रहा है और कोई भी कंट्रीज अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो उन्हें डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो अगर ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं फाइनेंशियल, तो बेहतर होगा कि वो अपने ही करेंसीज में ट्रेड करेंगे, तो इस तरह से उन्हें इतना ज्यादा डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिक्लेरेशन से ये भी दिखता है कि सारे ही कंट्रीज के जो व्यूज हैं वो शेयर्ड हैं, वो आपस में मिल के बैठ के बात करके कोई भी अपना डिक्लेरेशन तक आ रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। मेंबर कंट्रीज ने बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज पे अपनी बात कही। अगर फोकस इस पे करें तो उन्होंने सेंट्रलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन, प्रॉब्लम इन वेस्ट एशिया लाइक सीरिया, येमेन, पैलेस्टीन, अरब पीस इनिशिएटिव, ईरान न्यूक्लियर अग्रीमेंट एंड वॉर इन यूक्रेन, ग्लोबल टेरर, इन सब मुद्दे पर बात हुई ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज की। न्यू ब्रिक मेंबर्स स्पेशली अगर हम बात करें वेस्ट एशिया की, वो नेचुरली फिट बैठता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिस तरह से वहाँ का है। 2020 से देखें तो सऊदी अरेबिया और यूएई अपना पीछा काटने लगे यूएस से, क्योंकि यूएस उनकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा था और यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई जिससे वो अपना पाथ अहेड लीड करे। सऊदी अरेबिया डी एस्केलेशन और डायलॉग परस्यू किया और जिस तरह से उसने कतर पर ब्लॉकेड लगाया था उसे खत्म किया जनवरी 2021 में, और उसने अपना एंगेजमेंट किया टर्की के साथ और इंटरैक्शन अपना ओपन अप किया ईरान के साथ फ्रॉम अप्रैल 2021। इन सारे रीजनल एंगेजमेंट के बाद एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा जहां पर चाइना ब्रोकर्ड अकॉर्ड विद ईरान हो सका इस साल। यूएई ने अपने टाइज को नॉर्मलाइज किया ईरान के साथ और यूएई का फोकस है एक्सपेंड करना मैरीटाइम फुटप्रिंट अपना अक्रॉस गल्फ एंड गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ईरान की एंट्री अगर ब्रिक्स में हो जाती है तो ये काफी फेवरेबल होगा, स्पेशली रोल इन द एनर्जी सेक्टर, और काफी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होंगी और एक्सेलरेट करेंगी रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अलावा रिवाइवल होगा मोरीबंड नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका रास्ता छाबहार पोर्ट से होकर जाता है, जहां अगर बात करें छाबहार पोर्ट तो इंडिया इससे एसोसिएटेड है। वेस्टर्न राइटर लगातार जिस तरीके से ग्लोबल बाइनरी डिवाइड हो रहा है उस पर
कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और इसे एक न्यू कोल्ड वॉर का नाम दे रहे हैं। इंडिया और भी जो ब्रिक मेंबर्स हैं वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक शॉर्ट साइटेड व्यू है। और उन्होंने कहा जिस तरीके से अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है तो सारे कंट्री के पास अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और मेंबर नेशन डिमांड करते हैं कि उनकी वॉइसेस को सुना जाए और उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट की जाए। ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं होगा जिस तरीके से रिसेंट मीडिया रिपोर्ट डिस्क्राइब कर रही है जोहान्सबर्ग समिट को एक टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।